हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 फरवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सेला टनल को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पवई लेक को लेकर के। तो पवई लेक जो है एक आर्टिफिशियल मैन मेड लेक के रूप में महाराष्ट्र जो स्टेट है वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। 1891 में जो मीठी रिवर है उसके ऊपर 2 डैम का फॉर्मेशन किया गया और उसी के रिजल्ट के रूप में पवई लेक जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। मेन टारगेट ये रखा गया था पवई लेक के फॉर्मेशन को लेकर के कि जो मुंबई रीजन है वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ से की जाएगी। लेकिन टाइम के साथ में पोल्यूशन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया पवई लेक में, और इसकी वजह से इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए फिर इसके वाटर का यूज किया जाने लगा। 1935 में यहाँ पर 1936 में महाराष्ट्र स्टेट एंगलिंग एसोसिएशन जो है वो बनाया गया और उसको मेन टारगेट या मेन उसका ऑब्जेक्टिव ये रखा गया कि जो पोवई लेक है उसकी एक तरीके से देखरेख, उसको कंट्रोल और मैनेज करेगा। अब 1995 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोजेक्ट लेकर के आई कि पूरे इंडिया में लगभग 10 जो मेन लेक्स हैं, मेन वाटर बॉडीज हैं, उनको दोबारा से रिवाइव किया जाना चाहिए। और उस प्रोग्राम का नाम था नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, और इसमें पोवई लेक जो है उसको भी शामिल किया गया था। और इसके बेसिस पर ये जो पोवई लेक है इसमें पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ, इसको दोबारा से रिवाइवल स्टेज में लाया जा सका। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में इसलिए बनी हुई थी क्योंकि इसके आसपास वाले रीजन में जॉगिंग ट्रैक और साइकिलिंग रीजन जो है वो डेवलप किया जा रहा था, जिसकी वजह से इसको लेकर के पवई लेक को लेकर के पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में वहाँ पर डाली गई, जिसकी वजह से न्यूज़ में बनी हुई थी। तो इसकी जो लोकेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पवई लेक एक आर्टिफिशियल मैन मेड लेक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी लोकेशन को हमने डिस्कस कर लिया। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को टारगेट करते हुए वोल्केनो टीम जो आपके लिए 100 डेज प्लान लेकर के आई है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो 28 मई को है, मतलब बहुत ही कम दिन इसको लेकर के बचे हैं। और आपने नोटिफिकेशन देखा ही होगा कि इस बार 1105 वैकेंसी आई है। तो 2023 में जो भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है उसके लिए काफ़ी बेनिफिट और काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो उनको ये प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन करना चाहिए। और क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको एक टारगेट ओरिएंटेड स्टडी के साथ में, मतलब डेली बेसिस पर आपको कुछ आपका स्टैटिक पार्ट का टारगेट और कुछ आपको करंट अफेयर का पार्ट दिया जाएगा टारगेट में कि आपको आज ये कंप्लीट करना है। फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसको वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे एज ए टेस्ट, और फिर आपको उनके आंसर्स प्रोवाइड करे जाएंगे। मतलब आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, साथ ही साथ में आपका जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं उनकी भी एनअप प्रैक्टिस होगी, ताकि आप जब मेन एग्जाम देने जाओ 28 मई को तो इजीली जो क्वेश्चंस हैं उनको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो है वो एलिमिनेट कर पाओ और अच्छे से क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओ। तो ये जो प्रोग्राम है वो 15 फरवरी 15 और फरवरी 2023 से ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। अर्ली 50 स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए इस प्रोग्राम की फ़ी जो है वो 2500 रुपीज़ रहने वाली है। और उसके बाद में जो नॉर्मल चार्जेस हैं वो 3000 इस प्रोग्राम के लिए रहेंगे। इस प्रोग्राम के ज्वाइन करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ जा करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेरीज है इस प्रोग्राम को लेकर के तो आप हमें मेल कर सकते हो। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर देखो कुछ दिन से न्यूज़ में बना हुआ था ये जो इशू है कि चाइना का एक बैलून जो है वो यूएस का नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो यूएस कंट्री है वहाँ पर उनके एयर स्पेस को यूज़ करते हुए वहाँ पर फ्लोट कर रहा था है एयर बैलून। अब इसको लेकर के यूएस जो है उन्होंने अपना पॉइंट भी रखा कि इस तरीके से आप एक तरीके से ओवरव्यू करने की कोशिश कर रहे हो यूएस का, उससे रिलेटेड जो भी
इंटेलिजेंस जो भी इंफॉर्मेशन है उनको गैदर करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर यूएस ने शूट डाउन कर दिया इस बैलून को, जिसकी वजह से बीजिंग ने यहाँ पर मतलब चाइना ने एक तरीके से वार्निंग दी है यूएस को कि हमारा कोई काम जो है वो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने का नहीं था, हमने नॉर्मल तरीके से ये जो बैलून है वो फ्लोट कर रहा था एयर स्पेस को यूज करते हुए। अब देखो चाइना की ये पहली बार स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आप फोकस करो, आपको ध्यान हो कि अभी कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर जो है इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा एक इशू को लेकर के बार बार ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी पूरे वर्ल्ड की, कि चाइना जो है पहले उन्होंने क्या किया, श्रीलंका का जो पोर्ट है उसको डेवलप किया, फिर उसको क्या है जब वो श्रीलंका कंट्री जो है वो रीपे नहीं कर पाया उस मनी को, तो वहाँ का जो पोर्ट है उसको 99 ईयर के लिए लीज पर जो है वो अपने अंडर कर लिया। और वहाँ पर चाइना जो है वो अपनी एक वेसल को ला करके वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। कुछ टाइम तक वो वेसल जो है वहाँ पर रुकी रही। इसको लेकर के इंडिया ने बोला कि हमारा जो सर्दर्न पार्ट है, मतलब हमारा जो रीजनल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा टच होता है श्रीलंका से, तो अगर वहाँ वहाँ अपने एक वेसल को इंस्टॉल किया है तो आप उसमें टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर रखे है आपने, और उसकी वजह से जो आप हमारी कंट्री की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि चाइना जो है वो यूएस के साथ में भी ये सेम गेम प्लान कर रहा है। इससे पहले भी चाइना जो है वो इंडिया के साथ में भी एक गेम प्लान जो है तब उन्होंने वाटर एरिया को यूज़ करते हुए ये गेम प्लान जो है वो इंस्टॉल किया था। देखो चाइना जो है उसकी अगर हम बात करें तो आपने उसकी जो अदर अदर पॉलिसी जो है, वन बेल्ट वन रोड जो चाइना है वो पॉलिसी जो है, साथ में जो स्टिंग पर्ल पॉलिसी है, मतलब एक तरीके से इंडियन ओशियन में जो अदर अदर आइलैंड नेशन है वहाँ पर अपनी वो बेस एस्टेब्लिश करना चाहता है, और बेस एस्टेब्लिश करके उस एरिया का यूज़ करना चाहता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए और उस एरिया के ऊपर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, तो ये चाइना की एक तरीके से अपने आप को पूरी वर्ल्ड पावर बनाने के लिए ये जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी लंबे टाइम से चाइना जो है वो खेल रहा है। ओके, अब देखो यूएस और चाइना का जो कन्फ्लिक्ट है उसके कुछ बेसिक रीजन भी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ताइवान जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है, लेकिन चाइना बोलता है कि आप हमारे अंडर आते हो, और एज ए इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में यूएस जो है उन्होंने ताइवान के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश की। लास्ट ईयर आपने देखा कि इम्पोर्टेंट मिनिस्टर जो है उनकी विजिट हुई ताइवान में, जिसकी वजह से भी काफ़ी लंबे टाइम तक जो चाइना है उन्होंने ताइवान के आसपास वाले रीजन में अपने जो भी वेपन है या जो भी इस तरीके का, एक तरीके से आप मिलिट्री मतलब मिलिट्री डिस्कशन के रूप में या मिलिट्री यूज़ करते हुए एक तरीके से अपनी पावर को शो करने की कोशिश की चाइना ने कि ताइवान हमारे अंडर है, अगर कोई कंट्री उनके साथ में इंडिपेंडेंट अपने रिलेशन मेंटेन करेगा तो ये सही नहीं रहेगा। ओके, इसके अलावा अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो उसमें रशिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना। और दूसरा अगर हम बात करें तो जिंजियांग रीजन जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन जो राइट्स है उनका वायलेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भी वो रीजन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और चाइना क्लेम करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट जो है वो यूएस और चाइना के बीच में देखने को मिलता है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से चाइना और यूएस के जो रिलेशन है वो काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है, और प्रेजेंट टाइम में चाइना जो है वो अपनी अदर स्ट्रेटजी पे काम करते हुए जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर रहा है, और इसकी वजह से ये जो प्रेजेंट टाइम में बैलून इशू जो है वो न्यूज़ में बना हुआ था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो किस तरीके से काम कर रहा है और इंडिया के लिए इसमें कैसे फोकस किया जाना चाहिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर रखा गया है कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप JETP। ओके, ये क्या है कि प्रेजेंट टाइम में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो फोकस कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर कि किस तरीके से अभी फॉसिल फ्यूल का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको क्लीन एनर्जी की तरफ हम कैसे ट्रांसफ़र करें। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे कि ग्लासगो जो समिट हुई थी उसमें कोल के फेज डाउन को लेकर के बात किया गया था कि एकदम से हम ऐसा नहीं कर सकते कि रिन्यूएबल एनर्जी को एकदम से अडॉप्ट कर लें और एकदम से हम क्या करें, जो कोल है जिसका यूज कर रहे हैं इंडिया में भी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो पावर है वो हम कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एकदम से कोल को जो है वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता।
ओके। तो हम फेज डाउन करेंगे, जैसे हम अलग अलग टारगेट लेंगे कि 10 साल में जो है इतने कोल को हम कम करेंगे, 15 साल में इतना कम करेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पर बताया गया है कि साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम और इंडिया, इनके साथ में अभी प्रेजेंट टाइम में, नेक्स्ट टाइम अगर हम डिस्कस करें तो फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से आपके यहाँ पर ट्रांजिशन हो, आप किस तरीके से कोल एनर्जी को रिप्लेस करते हुए किस तरीके से आप रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफर हो। तो यहाँ पर इंडिया के लिए स्पेसिफिक इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आपको पेमेंट करेंगे, पैसे देंगे, आपके यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करेंगे, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है जो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, उनके ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं किया जा रहा है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया के पास में G20 प्रेसिडेंसी है प्रेजेंट टाइम में, तो इंडिया इस प्रेसिडेंसी का यूज़ करते हुए एक तरीके से जो भी इशू है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफर होने में और किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, और एक तरीके से G20 ग्रुप की चेयरमैनशिप के टाइम में इंडिया जो है वो डेवलपिंग जो कंट्रीज है, जो पुअर कंट्रीज है, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर भी इंडिया को फोकस किया जाना चाहिए ताकि ये जो इशू है उसको इजीली सोल्व किया जा सके। अब जैसे कि क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है और फोसिल फ्यूल से जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है उसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है। तो मेन इशू क्या है? मेन इशू ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्लीन एनर्जी, मतलब जो फोसिल फ्यूल से, मतलब कोल से मान लो एनर्जी जनरेट हो रही है, तो उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप क्लीन एनर्जी की तरफ लेकर के जाओगे, तो टेक्नोलॉजी को अवेल करोगे, तो वो लोग जो है उन वर्कर्स के लिए जॉब जो है उसका लॉस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा क्या? दूसरा ये है कि इसके बारे में हम नेक्स्ट अभी डिस्कस भी करेंगे। हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस बात के ऊपर फोकस किया है कि भाई आप बोल रहे हो कि एनर्जी ट्रांसफर कर लो, फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी ले रहे हो उसकी जगह क्लीन एनर्जी से ले लो। अरे भाई, एनर्जी ट्रांसफर तो कर रहे हो, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी का भी काम, उसके ऊपर भी फोकस करो। अब ऐसा तो है नहीं कि आज आपने एनर्जी को ट्रांसफर किया और कल हम जो है बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस हो गई। पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो डेवलप करना पड़ेगा ना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो बैटरीज, लिथियम बैटरीज जो हैं वो हमें अवेल करनी होंगी, उनको इंस्टॉल करना होगा। और लिथियम की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा लो अवेलेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलपमेंट हो उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, तभी जाकर के जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो जो है उसमें हम फोकस कर पाएंगे। तो इसी के बारे में जो है इस आर्टिकल में बोला गया है। अलग अलग जो हमारे इंडिया के टारगेट हैं, ओके, कि 2030 तक हम कितना फोसिल फ्यूल को एलिमिनेट कर देंगे, कितना क्लीन एनर्जी कर देंगे, तो उसके बारे में इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो हमारे टारगेट हैं, जब तक जो टारगेट हमने लिए हैं वो प्रॉपर तरीके से उसी टाइम तक हमें कंप्लीट करने चाहिए, तभी जा कर के जो नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है, लॉन्ग टारगेट जो है 2070 तक का, उसको हम इजीली अचीव कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर। और यहाँ पर अभी आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उनकी कैपिटल को लेकर के जो इशू फिर से बना हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, 2014 में आंध्र प्रदेश जो है उसका बाइफर्केशन होता है, एक अलग स्टेट बनता है तेलंगाना, और यहाँ से इंडिया में जो है वो 29 स्टेट हो जाते हैं 2014 में। लेकिन 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिमूव किया गया और उसको 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो दोबारा से स्टेट की जो संख्या है हमारे इंडिया में कितनी हो गई? 28। फिर यूटी जो है वो पहले 7 थी, फिर हो गई 9, क्योंकि 2 यूटी बन गई, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। फिर 2020 में क्या किया कि दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है इनको मर्ज कर दिया गया आपस में। तो दोबारा से यूटी की जो संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट एंड 8 यूटीज हैं। ओके, तो एक आपको जो है ना प्रोसीजर जो होता है, या कौन से टाइम में कौन सा स्टेट बना है, इसके बारे में थोड़ी बात पता होनी चाहिए। हमारे पॉलिटी में भी स्टार्टिंग में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और कौन सा स्टेट जो है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इसको एक सीरीज भी दे रखी है। ओके, और आपको पता भी होना चाहिए कि पहले कौन यूटी था, फिर बाद में कौन स्टेट बना, या पहले कौन स्टेट था बाद में कौन यूटी बना। और वो जो है वो आपको पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत जो बुक है उसमें अवेलेबल देख कर रखा है, और सारी सीरीज जो है वो आपको बता रखी है। तो प्रॉपर ढंग से आपको याद होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में उसको लेकर के आता है। और यहाँ पर देखो बताया गया है कि आंध्र प्रदेश जब 2014 में
बाइफर्केशन हुआ, नया स्टेट बना तेलंगाना। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है उसमें पार्टी थी तेलुगु देशम पार्टी, और चंद्रबाबू नायडू जो है वो यहाँ के सीएम थे। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अमरावती को हम जो है वो एक कैपिटल बनाएंगे, और साथ ही साथ में 33,000 एकड़ जमीन जो है, लैंड जो है, उसको हम अक्वायर करेंगे। किसके लिए? कैपिटल बनाने के लिए। ओके। 2014 में एक कमेटी थी और शिव राम कृष्णन, इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि आप थोड़ा सा क्या करो, फेडरल लेवल पर काम करो, कि मतलब एक ही रीजन को अच्छे से डेवलप मत करो। वाइजाग मतलब विशाखापट्टनम जो है उसको भी सब रीजन के रूप में आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। लेकिन जो उस टाइम के जो सीएम थे उन्होंने बोला कि देखो वाइजाग जो है वो वैसे ही पहले से ही डेवलप्ड है, तो कभी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, कभी भी उसको फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में बाद में जो है वो बना दिया जाएगा। अब 2019 में वहाँ पर दूसरी पार्टी आती है, और दूसरी पार्टी जो है उन्होंने कमेटी बना दी, जीएन राव कमेटी, और जीएन राव कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दी कि भाई अलग अलग क्या बना दो, कैपिटल बना दो। तो जो नए वहाँ के सीएम आए वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने बोल दिया कि 3 कैपिटल बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है विशाखापट्टनम होगी, और कर्नूल जो है वो जुडिशियल कैपिटल होगी, और अमरावती जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी। अब अमरावती पहले एक कैपिटल डेवलप की जा रही थी, अब अलग अलग बनाएंगे तो कम एरिया अक्वायर किया जाएगा अमरावती में। तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ के हाई कोर्ट में जो है इसको लेकर के पिटीशन डाल दी। हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, हाई कोर्ट ने रिजल्ट दे दिया कि भाई जो है अमरावती को आप क्या करो, वर्डिक्ट स्टेटिंग दैट द स्टेट गवर्नमेंट शुड फॉलो थ्रू विद द अर्लियर, पहले जो एक्ट था उसी के अकॉर्डिंग जो है काम किया जाए और अमरावती को स्टेट कैपिटल बना दी जाए। अब इसको लेकर के गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बात रख दी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको लेकर के रिजल्ट दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो वहाँ का हाई कोर्ट है, उसने जो रिजल्ट दिया उसके ऊपर स्टे लगा दिया, और उन्होंने बोला कि भाई जुडिशरी जो है वो टाउन प्लानिंग का काम तो नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने रिजर्व रखा सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजल्ट। अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में क्यों है कि 31 जनवरी को यहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने इन्वेस्टर समिट में ये बात बोली कि आप आओ और विशाखापट्टनम जो है वहाँ पर इन्वेस्ट करो। तो इसको लेकर के बात उठाई जा रही है अपोजिशन पार्टीज के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट ही नहीं दिया, और एक तरीके से ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जो रिजल्ट अभी सिक्योर रखा गया है उससे पहले ही आप उसके ऊपर काम करने लग गई। आप विशाखापट्टनम जो है उसको ऐसे कैपिटल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यूज करते हुए जो है वो क्वेश्चन किया गया है कि जुडिशरी जो है इस पर अपना आंसर दे। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पर हमारा जो बजट है 2023-24 का, उसमें साइंस को लेकर के क्या काम किया गया है। तो यहाँ पर 5 अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपना पॉइंट रखा है। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है, बजट में काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया गया है, और CSIR जो है वो एक एक्टिव प्रेजेंस के रूप में काम करेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर पहले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है मिस्टर एन कलाई सेल्वी जो है, उन्होंने बोला है कि देखो सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज़ है वो उसको 2047 तक एलिमिनेट करने का हमने टारगेट भी रखा है। सिकल सेल एनीमिया क्या है कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें जो रेड सेल्स जो होती हैं, ओके, आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल जो होती है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि वो ऑक्सीजन से अटैच होता है और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। अब इसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया जब डिजीज होती है तो हीमोग्लोबिन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है, और फिर वो ऑक्सीजन से अटैच नहीं हो पाता। ऑक्सीजन से अटैच नहीं हो पाता तो वो क्या कर देता है, वो एक तरीके से हमारे जो बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गन है उन तक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। जो रेड ब्लड सेल जो हैं वो इसमें चेंज हो जाती है एज ए सिकल मतलब आपने अगर आप सिकल मतलब होती है हंसिया, जिससे किसी चीज को काटने की कोशिश की जाती है, इस तरीके की जो सेल्स जो हैं वो ऐसे जो हैं वो बन जाती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं और अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसकी वजह से क्रिएट होने लग जाती हैं। तो इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो इसको एलिमिनेट करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि 2047 तक हम इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि देखो जो मनी जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसको एक मेजर लेवल पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है।
तीसरे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि भाई क्लीन एनर्जी या फिर ग्रीन जो ग्रोथ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उन्होंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट फोकस किया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एक्सपेंडिचर है जितना होप की जा रही थी उतना नहीं है, और जो हमारा जीडीपी का 6% तक का, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने रखी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन अभी हमारा बजट में केवल 2.5% जो है वो एजुकेशन सेक्टर को दिया जा रहा है और एजुकेशन सेक्टर को ज़्यादा दिए जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोला है कि देखो भाई क्या है, अगर हमने बजट के अकॉर्डिंग काम किया तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दो इंडिकेटर हैं जिनके ऊपर काम करने की बात की गई है बजट में, कि एक तो हम क्या करेंगे, डिजिटल लाइब्रेरीज जो है उसके लिए फोकस किया गया है, और दूसरा टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उसको भी अच्छे लेवल पर केयर करवाया जाएगा। तो अगर इन दोनों पॉइंट के ऊपर काम किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे यूथ के लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और देखो आसाम जो स्टेट है वहाँ पर चाइल्ड मैरिज में जो लोग इन्वॉल्व हैं, तो जैसे शादी हुई किसी पर्सन की किसी गर्ल के साथ में, तो वहाँ पर गर्ल अगर माइनर है तो पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। ओके, और यहाँ पर वहाँ के सीएम ने बोला है कि 2026 तक जो है ये प्रोसीजर वहाँ पर चलता रहेगा, क्योंकि आसाम जो स्टेट है वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट जो है मैटरनल एंड इन्फेंट की सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिलती है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अगर हम बात करें तो चाइल्ड मैरिज जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को भी मिल रही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो उनको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि चाइल्ड मैरिज में मान लो कोई पर्सन इन्वॉल्व है उसको आप अरेस्ट कर रहे हो, तो पहले ही जो शादी जिस लड़की से हुई है वो पहले ही माइनर है, और मान लो वो माँ भी बन गई, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे के लिए, उस गर्ल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो अलग लेवल पर होना चाहिए, कि अगर इस तरीके की मैरिज हो भी गई है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है अलग लेवल पर हो। ऐसा नहीं हो कि जो गर्ल इसमें इन्वॉल्व है उसको जो है वो डिस्ट्रेस यहाँ पर फेस करना पड़े। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वो जो गर्ल है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इस प्रोसीजर के तहत हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है जो अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम क्लीन एनर्जी की तरफ अपने आप को ट्रांजिशन करेंगे, तो हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने मीटिंग ली है G20 ग्रुप के जो भी मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल थे उनके साथ में, तो उन्होंने इसके ऊपर ही फोकस किया है कि एनर्जी ट्रांजिशन की तो बात की जा रही है, लेकिन एनर्जी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हमें डेवलप करना चाहिए। लिथियम बैटरी जो है उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, ताकि एनर्जी को हम स्टोर कर पाएँ, तभी जाकर के तो एनर्जी जो है वो सब तक अवेलेबल हो पाएगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखो जो रेलवे जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इस साल जो है वो 1.35 लाख वैकेंसी जो है उनको हम फिल करेंगे। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।